हेलो बच्चों, आशीष मत एकेडमी की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है प्रश्नावली 1.2 ठीक है, कक्षा 10 के लिए बनाया जा रहा है। तो जो देखते हैं इसमें जो कि 1.2 जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इससे आप लोग अपने से एग्जाम्पल लगा सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्नावली से पहले आपको एग्जाम्पल एक बार लगाना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या पूछा क्वेश्चन में, फिर से रिपीट करता हूं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो पूछा है, ठीक है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो पहला 140 दिया है, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा 5005 और पांचवा 7429। क्लियर है? तो हम देखते हैं पहला सबको हल करेंगे 140 को। 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 7 140। क्लियर है? तो इसके जो हम एलसीएम एलसीएम निकालें, ठीक है, तो या फिर इसको मैसेज लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार जो दूसरा है 156। ठीक है, तो 156 है, तो 156 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? 2 गुणते 3 गुणते 13। ठीक है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। क्लियर है? उसी प्रकार जो तीसरा है 3825, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 70। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा पूछा है 5005। ठीक है, 5005, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, तो इसका इतना ही होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसमें कोई डबल वर्ड नहीं है। उसी प्रकार जो पांचवा है 7000, ठीक है, 7429, तो इसका भी जो है 70 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसमें जो आपका जो सवाल दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। जो इसमें 3 सवाल दिए हैं। तो जो पहला सवाल वो दिया है 26 और 91, और दूसरा जो दिया है 510 और 92, और जो तीसरा दिया है 336 और 54। ठीक है, तो जब हम पहले सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं तो पहला जो सवाल हम हल करेंगे, ठीक है, तो 26 और 91 में जब हम हल करेंगे तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 को 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो जो हमारा है एचसीएफ है, एचसीएफ हमें इसमें ज्ञात होगा 13। दोनों में कॉमन 13 है, दोनों में जो कॉमन है वो 13 है, इसलिए हमें एचसीएफ जो है वो 13 ज्ञात हो गया। और फिर जो एलसीएम है वो 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तीनों में से कोई छूटना नहीं चाहिए, इन दोनों में से कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अंक तो 2 इंटू 7 30 तो 182 हो जाएगा, 182। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इंटू इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर है? तो एलसीएम हमारा कहाँ पे दिया है? एलसीएम दिया है 182 182 और एचसीएफ हमारा 13। तो हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है 2366 आएगा। ठीक है, 2366, तो जो हमारा होगा यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया है। जो दूसरा भी है 510 और 92, इससे भी आप पहले की भांति हल कर सकते हैं। और तीसरा जो 336 और 54 है उससे भी आप पहले की भांति हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे करने का प्रयास करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या
कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें कुछ इसमें जो है कुछ सवाल दिया है क्या, जिसमें हमें 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें पहला दिया है 12, 15 और 21 का करना है, और दूसरा में 17, 23 और 29 का, और तीसरा में 8, 9 और 25 का करना है। ठीक है, तो हम पहला करके देखते हैं कि जो 12, 15 और 21 का होगा, तो मैंने जो पहला सवाल बताया था ठीक उसी प्रकार है। तो जब हम 12 का इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इससे हम भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 3। उसी प्रकार ये जो 15 है इसको 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद आपको पता है कि HCF जो है HCF इक्वल टू 3, जो कि हमें इसमें 3 यहाँ पे इसमें भी कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, तीनों में 3 है, तो यहाँ पे HCF जो है वो 3 होगा, और LCM कोई छूटना चाहिए। इसमें 2 है। ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे यहाँ ले लेंगे। उसके बाद फिर 3, ठीक है, 3 तीनों में से ले लेंगे एक, फिर 5, फिर 7। ठीक है, सब में से लेना हमें, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो जब इसका हुआ 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 टाइम 12, 12 5 60, 60 70 420। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारा इसका आंसर जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमें HCF और LCM दोनों का ज्ञात करना था। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, जो HCF होगा 3 और LCM तो इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 17, 23 और 29 का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 8, 9 और 25 का भी ज्ञात कर सकते हैं, LCM और HCF। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत भली भांति समझ में आपको आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ। तो क्वेश्चन जो बच्चों को जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 वो इस प्रकार से है कि HCF जो है ब्रैकेट में 306,657 दिया है, इसको टू 9 दिया है। LCM 306,657 दिया, हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें HCF दिया है इक्वल टू 9। ठीक है, 306,657 इक्वल टू 9, और LCM हमें जो कि 306,657 हमें इक्वल टू से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो जो HCF है 306,657 इक्वल टू 9 इतना दिया है। ठीक, इसका हाथ सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हम इसलिए जब हमें LCM लिखना है, ठीक है, हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, फिर इसको हम इस पर भाषांतर कर देंगे तो ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल अपान HCF। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद जब हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 306 इंटू 657 है, 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे यहाँ दिया है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 206 इंटू 306 इंटू 657। क्लियर है। उसके बाद हम अपान जो हमारा HCF है वो 9 दिया है, 9 लिख देंगे, फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा 22,338 आएगा। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर है वो 22,338 आएगा। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको बस यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, इससे आप ये फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आप 3 चीज निकाल सकते हैं। इससे आपको LCM पूछ देगा, ठीक है, मतलब LCM HCF दिया रहेगा, 2 संख्या का गुणनफल पूछ देगा, इससे सिंपल तरीके से निकाल देंगे, इसी फॉर्म में ही है। आपको फिर LCM पूछ देगा, तो अगर LCM पूछेगा तो आप HCF और इसका मान दिया होगा, तो ऐसे आप उसको 75 कर सकते हैं। उसी प्रकार HCF अगर दिया रहेगा तो 2 संख्या का गुणनफल अपान LCM कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैं क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके हल इस प्रकार करेंगे। तो लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे अंक शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। तो क्योंकि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 हुआ, क्लियर है यहाँ पे।
तो आते हैं आगे, तो 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड जो है वो 2 इंटू 3 के पावर n होगा। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है। तो उसके बाद हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अद्वितीय अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमको इसी प्रकार सॉल्व करना था, तो मैंने सॉल्व कर दिया। इससे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या फिर नोट करिए फटाक से। ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना था कि क्या जो है अंक 0 6 घाते n से क्या विभाज्य है, तो नहीं। ठीक है, विभाजित नहीं करेगी। क्लियर है। तो इससे आप लिख सकते हैं लास्ट में अतः करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, आइए। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल देखिए बेसिक तरीके से मैं इसे समझाने का प्रयास किया हूं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो 6 है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है। ठीक है। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। यहाँ तो क्लियर है। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो दी गई संख्या इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 दिया है तो हम 13 लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इंटू 7 प्लस इंटू 11 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 13 गुणित 78 भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। 13 इंटू 77 प्लस 1 लिख सकते हैं, 11 77। क्लियर है। उसके बाद 13 इंटू 77 लिख सकते हैं, फिर 13 इंटू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। 13 तो है, फिर 13 इंटू 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 13 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है। आपको बाद में लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 13 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो अब दूसरी दी गई संख्या तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस पर प्लस 5 दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद करेंगे। क्लियर है। उसके बाद 5 इंटू फिर जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1008 आएगा। ठीक है। तो 1008 प्लस 1 करेंगे। क्लियर है। उसके बाद 5 इंटू 1009 हमें दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। 1008 में प्लस 6 जोड़ देंगे तो 1009 आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे मैंने इसमें लिखा था उसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 5 1009 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या? इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो आप इसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख के हल करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का 1.2 का है 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। पढ़ते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें ये ज्ञात करना है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। जो हमें 12 और 18 दिया है, 12 मिनट उसको लगते हैं रवि को और 18 मिनट सोनिया को लगते हैं। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, सिंपल से हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिखना बहुत जरूरी है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो फिर हम इसका जब 18 का लिखेंगे तो 2 × 3 × 3 होगा, ठीक है। और 12 का लिखेंगे 2 × 2 × 3 होगा, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम होगा जो, तो यहाँ पे 2 2 2 है, ठीक है, और 3 3 3 लिख देंगे, ठीक है। तो जो है 2 2 जा 4, ठीक है, तो फिर 4 3 जा 8 8 3 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो है यही आंसर आएगा। तो जो हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया जो है प्रारंभिक अपने स्थान पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर है। तो ये जो हमारा आंसर निकल गया। मैंने प्रश्नावली 1.2 को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और फिर अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 1.3 में, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।